हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्कस करेंगे और साथ ही डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज के क्या रूल है विद फॉर्मेट हम वो भी यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्टिकल डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करता है, जिसको हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं क्रेडिट का डेबिट और डेबिट और क्रेडिट, मतलब हर एक ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स दिखेंगे। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग है, उसके प्रिंसिपल्स के हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे उनकी दो अपोजिट एंट्रीज होंगी और वो भी इक्वल वैल्यूज़ के साथ, मतलब अगर जितने अमाउंट्स हमने डेबिट किया उतने ही अमाउंट्स हमारा क्रेडिट एंट्री भी होगी। सो वन विद द क्रेडिट एंट्री जिसको हम इनफ्लो से सिग्निफाई करते हैं और दूसरी हमारी हो जाएगी डेबिट एंट्री जिसको हम आउटफ्लो से सिग्निफाई करते हैं। तो इट मीन्स व्हाट कि जितने भी रिसिप्ट्स होंगे वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और जितने भी हम पेमेंट करेंगे वो सारे के सारे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हम किसे कहते हैं और क्या ये पूरा कैसा होता है। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट ही होता है जो प्रिपेयर करना होता है ना। तो कंट्री के इंडिविजुअल्स या फिर कोई कॉर्पोरेट या फिर गवर्नमेंट, जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो सब हम इस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने का जो रूल है ना कि कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि भाई हमें अकाउंटिंग करनी है तो डबल एंट्री बुक कीपिंग को ही हम अडॉप्ट करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ होगी। तो क्वेश्चन उठता है डेबिट कैसे होगा और क्रेडिट कैसे होगा। तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे कही जा रही है कि भाई रिसिप्ट्स वगैरह को, इनफ्लोज को हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है और जितनी भी पेमेंट्स हो रही होंगी उन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो जो जनरल रूल ऑफ अकाउंटिंग आया बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए वो क्या कहता है कि अगर ट्रांजैक्शंस, जो भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से फॉरेन करेंसी अर्न हो रही है नेशन को आपके, तो हमें उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करना है, मतलब प्लस आइटम की तरह। इट मीन्स आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि अगर हम कोई भी चीज़, मान लीजिए हम यहाँ पे हमारे नेशन में एक कंपनी है एबीसी कंपनी अपने यहाँ से लैपटॉप्स को एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्रीज़ में, राइट। तो अगर हमारे यहाँ से लैपटॉप एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स हमारे यहाँ से जा रहे हैं और जिन कंट्रीज़ इसको जो भी कंट्रीज़ इसको खरीद रही हैं, जिन भी कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, इसके बदले हमें पेमेंट करेंगे, पैसा देंगे। तो हमारे यहाँ पे इनफ्लो होगा, फंड का इनफ्लो होगा। तो जब पैसे का इनफ्लो होगा, मतलब फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो हो रहा है, हम अर्न कर रहे हैं अपने नेशन के लिए, तो वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटमेंट में कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में, है ना, एज अ प्लस आइटम। वहीं पे ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से फॉरेन करेंसीज स्पेंड होने वाली हैं, मतलब हमारे पास से जाएंगी, हमारी कंट्री से जानी है ना, मतलब हमें पेमेंट करना है, तो हमें पेमेंट करना, तो हमें उन करेंसीज में पेमेंट करना होगा। तो जो हमें पेमेंट करना है तो हमारे यहाँ से जाएंगी जो, तो उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे एज अ नेगेटिव आइटम। तो जनरल रूल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। बस फोकस ये करना है कि डेबिट या क्रेडिट करना है तो ध्यान क्या रखना होगा कि भाई क्या फॉरेन करेंसीज हम अर्न कर रहे हैं या फॉरेन करेंसीज हम खर्च कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव समझिए, डेबिट करिए, और अगर हम उसे अर्न कर रहे हैं तो पॉजिटिव समझिए और उसको क्रेडिट करिए, है ना, मतलब प्लस समझ के उसको क्रेडिट करिए, राइट। तो इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल और है अकाउंटिंग के बीओपी में। वो क्या कहते हैं कि जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, राइट, डेबिट या क्रेडिट, जो भी हमारी एंट्रीज होंगी, चाहे वो करंट अकाउंट में हो रही हो चाहे कैपिटल अकाउंट में हो रही है, वो सारी की जो वैल्यू दिखाएंगे वो ग्रॉस बेसिस पे दिखाएंगे, मतलब फुल वैल्यू से शो करेंगे, नेट नहीं करेंगे। कौन से अकाउंट्स को, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अंडर कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में, राइट। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जब हम ये स्टेटमेंट तैयार करने जा रहे हैं और करंट अकाउंट में जो जो चीज़ें लिखनी होती हैं, जो कंपोनेंट होते हैं करंट अकाउंट के, तो वहाँ पे जो लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, तो उसकी वैल्यू कैसे लिखनी है, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रॉस में लिखनी है, करंट अकाउंट की भी और कैपिटल अकाउंट की भी। वहीं पे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स के कंपोनेंट्स होंगे उनको जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, नेट बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। करंट और कैपिटल अकाउंट को ग्रॉस बेसिस पे और फाइनेंशियल अकाउंट को नेट बेसिस पे। अब एक और चीज़ क्या है कि ये वैल्यू कितनी दिखाएंगे,
जो भी ट्रांजेक्शन्स हुआ उसको ग्रॉस दिखाना या नेट दिखाना, ये बात तो हो गया। अब कोई भी चीज़ नेट हम कहते हैं, कब कहते हैं, जब चीज़ इसमें से एक्सपेंसेस वगैरह को डिडक्ट कर देते हैं, या मान लीजिए हमें कोई पेमेंट करनी है, सपोज़ करिए हमें कोई पेमेंट करनी है और सामने वाले ने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो पहले डिस्काउंट का अमाउंट हटा दीजिए, जो रिमेनिंग बचा उसको हम नेट कहते हैं, है ना। तो नेट करके या ग्रॉस करके लिखेंगे, ये बात तो क्लियर हो गई। पर वैल्यू कौन सी रहेगी, तो वैल्यू के लिए बोला गया क्या कि मार्केट प्राइस को हमें यूज़ करना है। जो हमारी IMF के थ्रू उनकी मैनुअल आई है, BPM 6 जो आई हुई है, उसमें भी उन्होंने ये चीज़ कही है कि मार्केट प्राइस पे ही शो करना। पर मार्केट प्राइस को एज सच बहुत अच्छे से वहाँ पे एलैबोरेट नहीं किया गया कि एग्जैक्ट सेंस उसका क्या है, बट हाँ ये चीज़ है कि मार्केट प्राइस पे उसको शो करना है। तो अब हम बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला कैसे बनता है, कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो कहा क्या गया कि करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स, इन तीनों के टोटल का जो एग्जैक्ट आएगा वो क्या आना चाहिए, 0। तो हम ये कहेंगे कि ये बैलेंस पेमेंट है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा, जब इन सब का टोटल कैसा आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, नेट क्रेडिट होता है किसका, करंट अकाउंट, कैपिटल और फाइनेंस अकाउंट का। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं, जब हमारे कंट्रीज़ का या किसी भी कंट्रीज़ का बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं कि उस कंट्रीज़ ने फॉरेन से कितने ट्रांजेक्शन किए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उस कंट्री में कितने हैं, चाहे वहाँ का कोई इंडिविजुअल कर रहा हो या गवर्नमेंट कर रही हो या कोई भी कर रहा हो उस कंट्री का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी कंट्रीज से उन्होंने कितनी ट्रांजेक्शन्स करी हैं। ट्रांजेक्शन इन द सेंस कि चाहे परचेज़ किया हो, चाहे सेल किया हो, पैसा गया हो या आया हो, ट्रांजेक्शन्स कितनी हैं। तो उनका जब रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसके रिकॉर्ड का ही जब टोटल 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि बैलेंस हो गया, है ना। पर ये सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है और बैलेंस भी हो सकता है। तो कब हम कहेंगे कि ये जो पूरा रिकॉर्ड हमने तैयार किया वो सरप्लस है, तो जब हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाती है हमारी डेबिट साइड से। मतलब क्रेडिट साइड में हम क्या एंट्री करते थे, जितना भी इनफ्लो होता था, फंड जो आ रहा होता था उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे। मतलब हम सरप्लस कब कहेंगे, ज़्यादा कब कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है। इसका मतलब कैसा होगा कि जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, किससे, आपके डेबिट साइड से। आपके यहाँ आया ज़्यादा है बजाय इसके कि आपने पेमेंट ज़्यादा करी है ना। इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कब होगा, जब क्रेडिट साइड कम हो जाएगा और डेबिट साइड ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और वहीं पे बैलेंस कब हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये समझ में आएगा कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। जितने भी अकाउंट्स हैं उनका क्रेडिट साइड कितना है और डेबिट साइड कितना है। क्योंकि करंट अकाउंट में अगर हम कह रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है या इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो उसका दोनों पार्ट हम लेंगे ना कि भाई एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, तो हमको दोनों चीज़ लेनी पड़ती है। तो क्रेडिट और डेबिट दोनों ही ट्रांजेक्शन्स हमारे दिखेंगे, है ना। तो वो चीज़ें हम उसको कंपेयर करेंगे, नेट निकालते हैं और ये देखते हैं कि भाई क्रेडिट ज़्यादा किया हमने कि डेबिट ज़्यादा किया, और उसी के बेसिस पे हमारा रिजल्ट आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कैसा है, सरप्लस है या डेफिसिट है। तो अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट जो बार बार बोला गया है, तो डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल है, कब हम किसी भी एंट्री को क्रेडिट करते हैं या कब किस एंट्री को हम डेबिट कर रहे हैं। मतलब डेबिट साइड में क्या क्या लिखा जाएगा और क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखा जाएगा, इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उनको हम क्रेडिट साइड में कब दिखाएंगे। तो क्रेडिट साइड में दिखाने का मतलब क्या हो गया कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव साइन में दिखेंगी, है ना। और वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो क्रेडिट में दिखेंगी। तो पहली चीज़ क्या हो गई हमारी, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब इसको सेंस से समझिएगा क्योंकि हमने बार बार कहा पॉजिटिव साइन क्रेडिट, इसका मतलब सिंपल सा है कि फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो हो रहा हो, मतलब पैसा आ रहा है, सिंपल पैसा आ रहा है। आपको अगर पैसा मिलेगा तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे ना, बजाय इसके कि आपको पैसे खर्च करने हैं। तो जब पैसा आता है, आपके पास इनकम होती है, तो आप क्या कहते हो कि हाँ भाई मेरे पास सरप्लस है, मेरे पास पैसा ज़्यादा है। तो जितना भी पैसा आने की चीज़ है, जिसकी वजह से भी पैसा आ सकता है, उस सबको क्रेडिट दिखाना, पॉजिटिव दिखाना है। और जिनकी वजह से भी पैसा खर्च हो रहा है, पैसा जा रहा है आपके यहाँ से, उन सब चीज़ों को हमें डेबिट दिखाना है। तो अगर हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, अपने यहाँ से गुड्स भेजा, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसका पेमेंट हमें रिसीव होगा, है ना। हम अगर हमसे कोई परचेज करेगा तो अभी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, अपने यहाँ से भेजेंगे गुड्स को। तो अगर हम अपने यहाँ से भेज रहे हैं, इसका मतलब हम पेमेंट रिसीव करने वाले, इसका मतलब पैसा हमें मिलने वाला है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए हम इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह सर्विसेज भी है, हम किसी को टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं, है ना, हम किसी को मतलब अपनी एडवाइसेस प्रोवाइड करें, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ पे, मतलब इंटरनेशनली लेवल पे। तो ऐसे सिनेरियो में हमारी सर्विसेज देने की जगह जब हम देंगे तो इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। तो इनफ्लो होगा, तो इनफ्लो होगा तो हम उसे कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे।
तो इसी तरीके से इनकम रिसीवेबल हो गया या जितने भी ये हमारे आइटम है वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, बस इसी सेंस में आपको लेना कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। अनरिक्वेटेड ट्रांसफर रिसिप्ट्स है या रिडक्शन इन फॉरेन एसेट्स है या इंक्रीज इन फॉरेन लाइबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड में जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन फॉरेन लाइबिलिटीज़ या रिडक्शन इन फॉरेन, मतलब समझिएगा इस चीज़ का। जैसे इंक्रीज इन फॉरेन लाइबिलिटीज़ है तो कैसे ये हमारा क्रेडिट साइड जा रहा है। सपोज़ करिए कि अगर हमारे पास कोई लोन था, मतलब कोई लोन नहीं है, ठीक है। अब लोन अगर हम लेंगे तभी तो मेरी लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी। अगर हम लोन ले रहे हैं, मान लीजिए हमने दूसरी कंट्री से लोन मांगा है, बोरो किया, उधार लिया, तो अगर हमने उधार लिया है तो हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी या घटेगी, हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि हमने लोन ले लिया। पहले हमारे पास कुछ नहीं था पर हमने लोन ले लिया तो हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई। पर हुआ क्या, लोन लेने की वजह से जो फंड है वो हमारे यहाँ आया कि गया, हमारे यहाँ फंड आया है। तो हम वही चीज़ क्या है ना कि बेस आपको सिर्फ यही बनाना कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो पैसा आया तो फॉरेन लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही हैं, हम बाहर से दूसरी कंट्री से लोन ले रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब हमारे यहाँ फंड का फ्लो इनफ्लो हो रहा है। तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। वहीं अगर ये रिड्यूस हो जाएंगी तो हम उनको डेबिट साइड में दिखा देंगे। बात समझ में आई। तो मतलब पैसा आ रहा है, भले ही लोन की वजह से आ रहा है पर इनफ्लो हो रहा है ना, तो वो हमारी कहाँ जाती हैं, क्रेडिट साइड की एंट्रीज होती हैं। हम करंट कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि डेबिट या क्रेडिट हम कब लिखेंगे, चाहे करंट अकाउंट में लिखें, चाहे कैपिटल अकाउंट में करें, चाहे फाइनेंस अकाउंट में करें, हम क्रेडिट साइड में कब लिखेंगे और डेबिट साइड में कब लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में इस तरह की चीज़ों को हम लिखते हैं और डेबिट साइड में हम इस तरह की चीज़ों को लिखते हैं, राइट। तो फोकस करना कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, बस इस चीज़ पे फोकस करके हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। सेम वैसे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो उन सब चीज़ों को हम कहाँ रखेंगे, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, मतलब नेगेटिव साइन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में नेगेटिव साइन को होल्ड करती हैं। तो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम पेबल, है ना, अनरिक्वेटेड ट्रांसफर पेमेंट्स या इंक्रीज इन फॉरेन एसेट्स या रिडक्शन इन फॉरेन लाइबिलिटीज़। हमने मेरे पास दो लोन चल रहा था, हमने एक लोन को रिपे कर दिया तो मेरी लाइबिलिटीज़ कम हो गई या बढ़ गई, लाइबिलिटीज़ कम हो गई ना। तो जब हमने लोन को रिपे कर दिया तो मेरी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो गई, पर पैसे का आउटफ्लो हुआ होगा ना, फंड गया होगा। तो जब पैसा गया तो हमको क्या करना है, सिंपल डेबिट साइड में लिख देना है। तो यहाँ पे हमारा वो नेगेटिव साइन की साइड आ जाएंगी। तो इस तरह से हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स इसको समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे हम एसेट साइड के एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। एसेट्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स लाइबिलिटीज़ हमारी कहाँ जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। सो बात बस करना है कि क्रेडिट डेबिट कब करना है, राइट। एसेट्स में जा रही है मतलब कैपिटल का पार्ट बन रही है, करंट का बन रही है, फाइनेंस का बन रही है, किसका पार्ट बन रही है वो बात नहीं है। डेबिट या क्रेडिट क्या करना है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए कि कुछ एसेट्स हैं, तो एसेट्स को हम उसकी पॉजिटिव फिगर मतलब क्रेडिट में कब लिखेंगे, जब एसेट्स हमारी डिक्रीज करेगी। अब एसेट्स डिक्रीज करने का मतलब समझिएगा, हमारे पास मान लीजिए कि 1 लाख के वो प्लांट एंड मशीनरी थे या एसेट्स थी हमारी, तो उसमें से हमने 60,000 किसी और को दे दिया, दूसरी कंट्रीज़ को दे दिया। तो जब हमने 60,000 दूसरी कंट्रीज़ को दे दिया तो क्या हो गया, मेरा जो ये पूरा एसेट 1 लाख का था वो कम हो गया कि नहीं हो गया, अब 40,000 का हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर मैंने 60,000 दिया है किसी को तो उसके बदले क्या फ्री में दिया है, नहीं ना, उसके बदले पैसे लेंगे ना। तो एसेट तो डिक्रीज हुई नो डाउट, लेकिन पैसे का इनफ्लो हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। एसेट्स देने के बदले हम उनसे पैसे लेंगे, तो जो पैसे लेंगे उससे वजह से हमारे यहाँ हमारी कंट्री में इनफ्लो हुआ, तो इसी वजह से वो कहाँ दिखाएगा, पॉजिटिव फिगर में दिखेगा, मतलब क्रेडिट साइड दिखेगा। वहीं पे अगर एसेट्स इंक्रीज कर रही है, एसेट्स इंक्रीज करने का मतलब हमने बाहर से कोई एसेट्स परचेज करी, दूसरी कंट्री से एसेट्स परचेज करी, तभी तो हमारे यहाँ जितना एसेट था उससे एसेट बढ़ गया। तो जब हमने परचेज़ किया होगा तभी तो हमारे यहाँ एसेट्स इंक्रीज़ करी होंगी। अब अगर इंक्रीज़ करी, हमने परचेज़ किया, इसका मतलब हमको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो जब हमको पेमेंट करना होगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, मतलब फंड का आउटफ्लो होगा। तो ऐसे में उस तरह की ट्रांजेक्शन्स को अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज़ कर रही है तो हमको उसको कहाँ दिखाना होगा, उसको हमको डेबिट साइड में दिखाना होगा। इसी से जस्ट कंट्रास्ट हो जाएगा हमारा लाइबिलिटीज़ का। अगर हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ कर गई तो क्रेडिट दिखाएंगे, हमने लोन ले लिया तो फंड इनफ्लो हो गया, तो लाइबिलिटीज़ तो इंक्रीज़ कर गई लेकिन हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे क्योंकि फंड आया है ना। और वहीं पे अगर हमने पे कर दिया, अपना कोई लोन पे ऑफ कर दिया तो लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी, लेकिन उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में, या हम ये कहें कि नेगेटिव फिगर में वो शो होगा। इसी तरह सर्विसेज के केस में भी हम देख सकते हैं, है ना। अगर हमने कोई बाहर फॉरेनर्स को मतलब दूसरी कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, तो जब सर्विस प्रोवाइड करी तो उसके इन रिटर्न हम कुछ लेंगे, कंसिडरेशन में हम कुछ तो लेंगे। तो जब हम
फ्लो उसके रिटर्न में पैसे लेंगे तो उसकी वजह से हमारी कंट्री में इनफ्लो होगा। तो अगर सर्विस दी जा रही है तो हम उसको कहाँ पे दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। और अगर वहीं पे सर्विस हम रिसीव कर रहे हैं, किसी बाहर के पर्सन से सर्विस ले रहे हैं, हम बाहर से टेक्नीशियन बुला रहे हैं, हम बाहर की कंट्रीज से आर्किटेक्ट बुला रहे हैं, तो हम उनकी सर्विसेज ले रहे हैं। तो जब हम उनकी सर्विसेज ले रहे हैं तो हमको पे करना पड़ेगा। तो जब हम पे करेंगे तो हमारा आउटफ्लो होगा, तो हम उसको डेबिट एंट्रीज में करेंगे। इज इट क्लियर? तो इसका जो फॉर्मेट हमारा, अगर ये देखें डेबिट क्रेडिट एंट्रीज, लेकिन अगर मेन कंपोनेंट के हिसाब से देखें तो इसका जो हमारा फॉर्मेट दिखता है वो कैसे दिखता है कि करंट अकाउंट इतना हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, ट्रेड बैलेंस हो गया, है ना, इनविजिबल्स हो गया, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। तो इन सब का टोटल करेंगे, वहीं कैपिटल अकाउंट्स में जितनी चीज़ें हो गई उनका टोटल करेंगे, एफडीआई, एफपीआई सारी चीज़ें जो हो गई तो उन सब चीज़ों को टोटल कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमारा एरर एंड ओमिशन का आ जाता है कि कोई चीज़ का हमारा अगर रह गया, जो चीज़ एक्यूरेटली हमने नहीं कवर किया, तो वो एरर एंड ओमिशन में आएगा। ओवरऑल बैलेंस निकाल के उसकी जैसे हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, जो रिजर्व है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये हमारी आरबीआई के थ्रू, आरबीआई की साइड से पब्लिश डेटा है, तो यहाँ पे इन्होंने बस क्रैक्स की चीज़ें लिखी हैं, डिटेल्ड नहीं है ये, तो आरबीआई की साइड से ही है और ये मतलब एक्चुअल फिगर्स के बेसिस पे हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे बस क्रैक्स में लिखा गया है ना। तो यहाँ पे जैसे देखा जाए कि जनवरी और मार्च का, जैसे हमने क्रेडिट और डेबिट कहा, तो देखिए करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट कितना है, डेबिट कितना है, और क्रेडिट डेबिट के बाद नेट कितना है। अब क्रेडिट क्या दिखा रहा है, क्रेडिट दिखा रहा है कि गुड्स करंट अकाउंट में 218 तो 218.8 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट है तो क्रेडिट में 218 दिख रहा है, इसका मतलब इतना का इनफ्लो हुआ होगा। और डेबिट में 232 दिख रहा है, इतना, इसका मतलब क्या होगा, इतने का आउटफ्लो हुआ होगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें ये रिप्रेजेंट करती हैं। जब हमने क्रेडिट और डेबिट को नेट कर लिया तो हमारा यहाँ पे नेट फिगर आ गई। तो यहाँ पे नेट के फिगर के बेसिस पे हम काम कर लेते हैं। तो वहाँ पे दिखा रहा है कि करंट अकाउंट में गुड्स का कितना रहा, है ना, उस गुड्स में से भी पीओएल हमारी कितनी रही, हमने सर्विसेज का कितना किया। अब ये यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज का क्या लिया जा रहा होगा, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। तो क्रेडिट हमारा क्या दिखा रहा होगा, क्रेडिट साइड हमारा दिखा रहा होगा कि सर्विसेज कितनी एक्सपोर्ट की गई, गुड्स कितने एक्सपोर्ट किए गए। डेबिट साइड क्या दिखा रहा होगा, डेबिट साइड दिखा रहा होगा कि कितने गुड्स इंपोर्ट किए गए, कितनी सर्विसेज इंपोर्ट की गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें। वहीं पे जो इनकम हमारी होती है, इनकम क्या होती है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी इनकम जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट इनकम की बात होती है। इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब क्या हो गया कि सपोज करिए कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है फॉरेन कंट्रीज़ में, है ना, तो वहाँ से आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये क्या हो गई, ये आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपकी इनकम हो गई। तो वो भी करंट अकाउंट का ही पार्ट बनेगी, इनकम। वो इन्वेस्टमेंट तो आपका चले जाएगा कैपिटल अकाउंट में, पर उस इन्वेस्टमेंट में होने वाली इनकम तो यहीं का पार्ट बनेगी। और इसी तरीके से अगर आपने किसी को दिया हो, आप मतलब आपकी कंट्रीज़ में किसी बाहर से लोगों ने इन्वेस्ट किया हो, तो आपको देना पड़ेगा, आपको डिविडेंड बांटना है, आपको इंटरेस्ट देना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, डेबिट साइड में चली जाएंगी। तो वही इनकम क्रेडिट या डेबिट होने का मतलब ये होता है कि हमने कितना दिया है इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड वगैरह, या हमने कितना रिसीव किया है। तो इस तरह से हमने करंट अकाउंट का निकाल लिया, इसी तरह से हमने कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट का टोटल कर लिया। आप जब इसको पूरा करेंगे तो आप देखेंगे कि -13.4 प्लस 14.3 जब आप करेंगे तो आपका ये एरर एंड ओमिशन में -0.9 आ जाएगा, है ना। ये कैपिटल अकाउंट का जो 14.3 दिया होता है ना, वो सब चीज़ों को इंक्लूड करके दिया रहता है। ये करंट अकाउंट का जो टोटल दिया गया है, ये आपका जैसे 218 दिया गया है, तो वो उसमें ये 118, 69, 7.2, 23.7 ये सब चीज़ें ऐड करके 218 आया है, राइट। तो इस तरह से फिगर्स कैलकुलेट करके या बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा जो है आरबीआई के थ्रू पब्लिश किया जाता है ना। हर चीज़ के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह करके आपका वो डेटा पब्लिश किया जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी कि बैलेंस, एरर एंड ओमिशन का जो टर्म है वो बार बार दिख रहा है। तो एरर एंड ओमिशन एग्जैक्टली क्या होता है वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब कंपोनेंट की बात करते हैं तो मेन तो करंट और कैपिटल हो गया और फिनांस अकाउंट आ जाता है आपका, है ना। लेकिन इसके साथ एरर एंड ओमिशन का भी अपना रोल होता है जो कि स्टेटमेंट्स में हमें देखने को मिलता है। तो एरर एंड ओमिशन क्या होता है, ये भी थर्ड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में हमें एरर एंड ओमिशन भी दिखाया जाता है। तो होता क्या है कि ये एक्चुअली जो भी हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुए हैं, जब हम उसे एक्यूरेट तरीके से नहीं लिख पाते हैं ना, तो वो चीज़ हमारी एरर एंड ओमिशन में आती है। तो हम कहते हैं ना कि ये हमारी इनएबिलिटी है कि हमने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं किया है। सो एरर एंड ओमिशन में जो भी फिगर आती है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये इम्बैलेंस को रिफ्लेक्ट करती है कि जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंपाइल करते वक्त जो भी डेटा आपने रिकॉर्ड किया है उसमें कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक्यूरेट नहीं हैं। इसी की वजह से एरर एंड ओमिशन में आपकी फिगर आती है,
राइट। सो नेट एरर एंड ओमिशन अगर आप देखेंगे तो नेट एरर एंड ओमिशन में जो फिगर आती है वो कैसे आती है, तो वो आने के लिए क्या कहा गया कि आपको नेट बैलेंस जो करंट अकाउंट का है और प्लस नेट बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट का है, इन दोनों को जब हम नेट बोरोइंग और लेंडिंग इन द फाइनेंशियल अकाउंट से डिडक्ट कर देते हैं तो उससे जो हमारा आता है वो हमारा नेट एरर एंड ओमिशन आता है, राइट। अब ये जो एरर एंड ओमिशन हमारा आता है वो या तो पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा। तो अगर नेगेटिव साइन के साथ आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपने पेमेंट को अंडर एस्टिमेट कर रखा है। मतलब पेमेंट हुई है 100 की और आपने 60 दिखा रखा है ना, मतलब कम दिखा रखा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपने इनकम को ओवर स्टेटमेंट दिखा रखा है, इनकम कम हुई आपने ज़्यादा दिखा रखा है, तभी जाके आपका एरर ओमिशन जो नेट एरर ओमिशन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। वहीं पे अगर एरर ओमिशन पॉजिटिव साइन क्या आ रहा, देखिए एरर ओमिशन में अगर फिगर आ रही है इसका मतलब इनएक्यूरेट डेटा है ना। तो क्योंकि हर चीज़ एक्यूरेट हो पाना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लेवल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो एरर ओमिशन में फिगर आती हैं, पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या शो करता है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो अगर एरर ओमिशन में पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या निकल जाता है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपने रिसिप्ट्स को, अपनी इनकम को अपने कम दिखाया है, वहीं आपने पेमेंट को, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पेमेंट को आपने ज़्यादा दिखा दिया है, या फिर दोनों हुआ हो। तो इस तरह से नेगेटिव या पॉजिटिव आने के पीछे रीजंस होते हैं, राइट। अब हम इसके बाद बात करते हैं सरप्लस और डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की। हम बीओपी निकालते ज़रूर हैं, हमने कैलकुलेट कर लिया, पर बैलेंस मतलब हमेशा आए ऐसा नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होता है, जब जीरो के इक्वल आ जाए और आपका करंट कैपिटल अकाउंट सब चीज़ें ऐड ऑन करके आपको देखा जाए को सब जीरो आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा आता क्या है, या तो सरप्लस आता है या तो डेफिसिट आता है। तो सरप्लस से डेफिसिट का मतलब क्या होता है, तो सरप्लस को ही हम क्या कहते हैं, हम फेवरेबल कहते हैं, मतलब पॉजिटिव हमारे लिए। तो फेवरेबल कब होगा, तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि जब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, वो और जो भी कैपिटल आपकी ट्रांसफ़र हो रही है वो दोनों को मिला लीजिए। जितना भी आपने गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट किया और जो भी आपने कैपिटल ट्रांसफ़र किया वो दोनों आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, जितना आपने इम्पोर्ट किया है और जो भी कैपिटल ट्रांसफ़र आपने अब्रॉड से किए हुए हैं उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से आपके पास इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए, पैसा ज़्यादा आना चाहिए। अगर आया तो फेवरेबल है, भाई इनकम आपको ज़्यादा हुई तो आप कहेंगे ना कि आप सरप्लस में, आप फेवरेबल हैं। और अगर वहीं पे आपको इनकम कम हो रही है, आपको देना ज़्यादा पड़ रहा, खर्चे ज़्यादा हो जा रहे, तो आप क्या कहेंगे कि वो कैसे सिचुएशन है, हमारी अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो ये कैसा होता है कि नेशन इम्बैलेंस होता है, या उस टाइम पर हम कहेंगे अनफेवरेबल जब हमारी पेमेंट्स जो होती हैं वो एक्सीड कर जाती हैं, है ना। जितना कंट्री ने रिसीव किया है उससे ज़्यादा उसने कंट्री ने क्या किया है, पेमेंट किया है, तब हम क्या कहेंगे कि हमारे लिए अनफेवरेबल है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आ कम रहा है, तो वो हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा कहलाएगा, अनफेवरेबल कहलाएगा, है ना। इसी को हम कहते हैं डेफिसिट और उसको हम कहते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। इज इट क्लियर। तो ये चीज़ें हमने भी वहाँ पे फॉर्मूले के वक्त देखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हम सरप्लस कब कहते हैं कि क्रेडिट साइड बढ़ गया है ना, डेबिट साइड डिक्रीज हो गया। अब क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या, तो हम समझ गए। इसी तरह डेफिसिट कब होगा और बैलेंस कब होगा, तो यही चीज़ हमारा फेवरेबल या अनफेवरेबल कहलाता है। तो अब हमें ये पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलग अलग कंपोनेंट है ना। हम करंट अकाउंट कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट कैलकुलेट करते हैं। इन सब के बेसिस पे ही हमारा क्या बन के आता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट निकल के आता है। तो जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, टोटल की बात कर रहे हैं कि भाई ये हमारा फेवरेबल है या अनफेवरेबल, तो कहीं ना कहीं करंट अकाउंट भी तो फेवरेबल या अनफेवरेबल होता होगा, सरप्लस या डेफिसिट में होता होगा। कैपिटल अकाउंट भी तो सरप्लस एंड डेफिसिट में होगा। तो इसी तरह करंट अकाउंट को हम कब कहते हैं, सरप्लस। तो करंट अकाउंट सरप्लस होने का मतलब जब कंट्री अर्न ज़्यादा कर रही है कंपेयर टू वो खर्च ज़्यादा कर रही हो, मतलब खर्च कम करती हो और अर्न ज़्यादा करती है। इसका मतलब वो एक्सपोर्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज का है वो ज़्यादा कर रही है, तभी तो अर्न ज़्यादा कर रही होगी, और इम्पोर्ट क्या कर रही होगी, कम कर रही होगी। तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको बोल देंगे कि हाँ भाई ये यहाँ पे हमारा सरप्लस है करंट अकाउंट का। वहीं पर डेफिसिट हम कब बोलेंगे, डेफिसिट हम तब बोलेंगे कि जब आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा होगा और इनकम कम हो रही होगी। मतलब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर से सामान ज़्यादा मंगवा रहे हैं, तभी तो आपको बार बार पेमेंट करनी पड़ रही है, तो खर्चा आपसे ज़्यादा हो रहा है और आपको अर्निंग कम हो रही है, तब हम कहेंगे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है ना। तो ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस निकलता है वो कैसे निकलता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ सर्विसेज दोनों को टोटल करके। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है या ट्रेड बैलेंस वो क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह बैलेंस ऑफ सर्विसेज को इनविजिबल बैलेंस भी कहते हैं, वो भी हमने ऑलरेडी कंपोनेंट के चैप्टर्स में उसको कवर किया हुआ है। तो बैलेंस ऑफ
करंट अकाउंट कैसे निकलता है, जब बीओटी प्लस बीओएस होता है, राइट। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड भी सरप्लस या डेफिसिट होगा और बैलेंस ऑफ सर्विसेज भी सरप्लस या डेफिसिट होंगे, पर दोनों का नेट होता है और इस हिसाब से हमारा करंट अकाउंट निकल के आता है कि वो सरप्लस है या डेफिसिट है। और इसी तरह करंट अकाउंट सरप्लस या डेफिसिट होगा और कैपिटल अकाउंट सरप्लस या डेफिसिट होगा, और उन सबको नेट करके हमारा निकलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट कि वो सरप्लस या डेफिसिट है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम कब कहेंगे कि डेफिसिट है, जब हमारा एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट से। एक्स और एम क्या है, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो डेफिसिट कब हुआ, एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट ज़्यादा होगा। सरप्लस कब होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा। और बैलेंस कब होगा, जब दोनों इक्वल होंगे, है ना। कॉन्सेप्ट सिंपल सा याद रखेंगे, पैसे का आना और पैसे के जाना, इनफ्लो और आउटफ्लो, बस वही याद रखिए, बात वही कही जा रही है अलग अलग फॉर्म में और अलग अलग तरीके से, दैट्स इट। तो यहाँ पे इतना कुछ भी नहीं है कि जो आप जिसको देख के कन्फ्यूज़ हो, बस इतना याद रखिए कि एक्सपोर्ट करने का मतलब सामान भेजना, सामान भेजेंगे तो पैसा तो लेंगे ना उनसे, तो पैसा लेंगे तो पैसा आएगा आपके पास, आएगा पैसा, तो अगर वो ज़्यादा हो रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, तब तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है ना। तो आप बैलेंस ऑन ट्रेड है ना, मतलब इसी को कहते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे बैलेंस ऑन ट्रेड ये जो आता है आपका, वो यही चीज़ है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना। इसी तरह बैलेंस ऑफ सर्विसेज भी आपका हो गया, यहाँ पे रिसिप्ट्स के बेसिस पे करेंगे कि रिसिप्ट्स कितनी हुई, पेमेंट कितनी हुई। तो डेफिसिट कब होगा सर्विसेज में, जब आपको पैसे कम मिल रहे हों और पे ज़्यादा कर रहे हों। आर मतलब रिसिप्ट्स और पी मतलब पेमेंट, है ना। और सरप्लस कब होगा, जब आपको रिसिप्ट ज़्यादा मिल रही होगी, पेमेंट आप कम कर रहे होंगे। और बैलेंस जब होगा, जब दोनों इक्वल होंगे। वहीं कैपिटल अकाउंट की बात कर ले तो कैपिटल अकाउंट का सरप्लस कब होगा, जब कैपिटल का इनफ्लो, कैपिटल आपकी कंट्री में आ ज़्यादा रही होगी और आउटफ्लो कम होगा, है ना। और वो बैलेंस्ड होगा जब आपका दोनों इक्वल होंगे। और वहीं पे कैपिटल इनफ्लो जब कम होगी और कैपिटल आउटफ्लो जब ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि हमारा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में है। इज इट क्लियर? अब ये जो कुछ भी आता है ना, तो उससे हमारे रिजर्व पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इट मीन्स व्हाट, कि अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रहता है ना, तो उसको कैसे हम नॉर्मलाइज करें। मतलब आपके पास, आपको पेमेंट ज़्यादा करना है, अब आपके पास इनकम कम है ना, आपके पास आया पैसा कम पर आपको देना ज़्यादा है, तो देना तो है ना पैसे। तो अब ये थोड़ी कह सकते डेफिसिट हो गया काम खत्म, नहीं, डेफिसिट है तो उसको पेमेंट भी करना है ना, एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। तो उसको हम कहाँ से करते हैं, तो जनरली उसको फॉरेक्स रिजर्व से ही किया जाता है। जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है हमारा, उसी से किया जाता है। तो जब भी रिजर्व बैंक क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज को सेल करती है, तो क्या कहते हैं कि उसको डेफिसिट है, क्योंकि सेल करने का मतलब क्या हो गया कि पैसे आ जाएंगे, उसी से पेमेंट हो जाती है हमारा, है ना। तो ऑफिशियल रिजर्व्स को सेल किया जाता है, राइट। तो ये चीज़ें, इसी तरह से डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व इज कॉल्ड ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अगर ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज कर रहा है तो डेफिसिट है, वहीं ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज कर रहा है तो हम कहेंगे कि सरप्लस है। तो हम वहाँ पे आप देखेंगे कि भाई रिजर्व्स बढ़ेगा या घटेगा कब, जब आपके पास पैसा, आपका रिजर्व है, आपके अकाउंट, आप अपने सेविंग, आप नॉर्मली समझिए, आप सेविंग अकाउंट में पैसा है, सेविंग अकाउंट में पैसा कब बढ़ेगा, जब आपके पास इनकम ज़्यादा आएगी, है ना। तो सरप्लस होगा तभी तो रिजर्व्स के पैसे बढ़ेंगे। वहीं पर अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो आपके रिजर्व के पैसे भी कम होंगे ना, क्योंकि आप उस लॉस को कैसे आउट करेंगे, उसके लिए आप अपने सेविंग से ही तो पैसा निकाल के देंगे। तो यही हमारे कंट्री में रिजर्व्स के साथ होता है। तो जब रिजर्व्स हमारा कम हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास डेफिसिट थी, और जब हमारा रिजर्व बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे पास सरप्लस थी, राइट। सो आई होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे हमने डेबिट क्रेडिट इंक्रीज के रूल भी देख लिए, अकाउंटिंग कैसे होती है वो भी देख लिया, और कैसे सरप्लस और डेफिसिट हम कहते हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस कर ली। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।